Hello guys, welcome to my channel. My name is Inaya. We are here to discuss previous year questions of 2019 environmental sciences. तो आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए. एज यू नो मेरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिजास्टर्स एंड हैजार्ड्स. तो अगर आपको कुछ डाउट हो उस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक. आई प्रोवाइड द लिंक इन द कमेंट बॉक्स, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू. आपके आपको PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी. So guys, not wasting so much time. So let's start. Okay. So our first question for today is Beaufort scale is used to classify which of the following meteorological parameters. So it is asking about कि कौन से meteorological parameters में Beaufort scale classification करता है. तो Beaufort scale सबसे पहले होता क्या है? Beaufort scale wind force को measure करता है. ठीक है, ये सबसे पहले 1805 में कमांडर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने दिया था फॉर द ब्रिटिश नेवी फॉर ऑब्जर्विंग क्लासिफाइंग विंड फोर्स. उन्होंने विंड फोर्स को क्लासिफाई किया था सी में. ठीक है, तो ये जो विंड फोर्स होते हैं ये हम कैसे मेजर करते हैं. ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं 0 to 12. उसके थ्रू हमें पता चलता है कि विंड की मतलब फोर्स कितना है विंड का. जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, मतलब बहुत तेज वो है, प्रेशर है. जैसे 12 जो होता है 12 हाईएस्ट होता है. यहाँ पे बहुत तेज प्रेशर होता है विंड का एंड बहुत ही ज़्यादा तेज विंड चलती है. एंड 0 होता है जो बिल्कुल ही काम एयर है. ठीक है, दैट इज 0. So actually the Beaufort scale goes all the way to 17, but the last 5 numbers only apply to tropical typhoons. मतलब Beaufort scale basically 17 नंबर तक होता है, लेकिन जो लास्ट 5 नंबर्स होते हैं 12 to 17 ये सब एक ट्रॉपिकल टाइफून को अप्लाई करते हैं. मतलब ये सब ही ट्रॉपिकल टाइफून के अंदर आते हैं. टाइफून्स एज इन हरिकेन्स वगैरह होते हैं जो मैंने डिस्कस भी किया था इनफैक्ट अपनी लास्ट वीडियो में, तो हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं. So these numbers are only used in areas around China and Taiwan. China and Taiwan में ये numbers use किए जाते हैं Beaufort scale. तो मैं आपको Beaufort scale दिखा देती हूँ. So this is Beaufort wind force scale. So as you can see कि 0 speed है. ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड पर 0 Beaufort scale नंबर है. तो इसका मतलब क्या है, काम एयर है कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत ही काम एयर है. देन हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 12th जो आता है ना हमारा वो होता है हरिकेन. हरिकेन होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रखी है. एंड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे जो विंड स्पीड होती है वो होती है 35 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम वही नॉट्स में देखेंगे विंड स्पीड तो वो होगी 65 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. आप ये टेबल देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे 0 ब्यूफोर्ट नंबर है तो विंड स्पीड कितनी है, अंडर 1. सो सीमेंस टर्म मतलब लाइक अगर हम इसको नॉर्मल लीमेंस टर्म और सीमेंस टर्म उसमें डिफाइन करते हैं तो काम एयर होती है. और यहाँ पे क्या होता है, मतलब काम एयर मतलब क्या होता है कि मतलब कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, बस एक जैसे अगर चिमनी से कोई स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है तो वो बस वर्टिकली सीधे जा रहा है. ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे एक्टिविटी. देन ऐसी ब्यूफोर्ट नंबर 1 होता है जैसे, तो वहाँ पे 1 2 3 स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर. ओके, एंड यहाँ पे लाइट एयर होती है. लाइट एयर मतलब कि कुछ एक बस एक विंड डायरेक्शन होगी. जैसे वहाँ पे पहले कुछ नहीं हो रहा था, विंड बस मतलब वो एक जो स्मोक निकल रहा है वो सीधा निकल रहा था. यहाँ पे क्या विंड डायरेक्शन दे दी है. ठीक है, देन ऐसी जैसे सेकेंड 2 है, डिफॉल्ट नंबर 2 है तो उस पर लाइट ब्रीज होती है, उसकी विंड स्पीड 4 to 7 मीटर पर आ रहा है. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें विंड फील कर पा रहे हैं, हम हवा को फील कर पा रहे हैं, दैट इज लाइट ब्रीज. देन अगर ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो दैट इज मॉडरेट ब्रीज फॉर 3. देन फ्रेश ब्रीज फॉर 5. इसमें स्मॉल ट्रीज बिगिन टू स्वे, मतलब स्मॉल ट्रीज होते हैं वो क्या कहते हैं हिलना स्टार्ट कर देते हैं, वो हवा को फील करना स्टार्ट कर देते हैं. देन 7 इज मॉडरेट गेल. गेल क्या होता है, गेल भी एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
जो सारे जो ट्रीज होते हैं एक एक पूरा ट्री वो मोशन में आने लगता है, दैट इज मॉडरेट गेल। फ्रेश गेल में बहुत ही स्पीड हो जाती है, देन स्ट्रॉन्ग गेल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन होल गेल, देन 11th में स्टॉर्म ही आ गया है। ठीक है, विंड स्पीड कितनी है यहाँ पे 64 to 72 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी रेयरली एक्सपीरियंस्ड ऑन लैंड, यूजुअली विद वाइड स्प्रेड डैमेज, मतलब स्टॉर्म आ जाता है तो डैमेज ही होता है ना, ज़्यादा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है स्टॉर्म आता है। देन हरिकेन, हरिकेन देख सकते हैं 12th नंबर पे आ गया है। तो यहाँ पे हरिकेन फोर्स है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो ये स्केल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आंसर आएगा फिर, बिफोर स्केल इज यूज्ड टू क्लासिफाई व्हिच आर द फॉलोइंग पैरामीटर, प्रेशर नो, प्रेसिपिटेशन नो, विंड डायरेक्शन नो। क्या बताता है, विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं कि दो स्ट्रीम्स है ए एंड बी, वो फ्लो कर रहे हैं विद अ फ्लो रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड और 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉल्यूटेंट एक्स की वो कितनी है, 15 mg पर लीटर है स्ट्रीम ए के लिए, एंड स्ट्रीम बी के लिए 50 mg पर लीटर है। ठीक है, तो जो दोनों स्ट्रीम्स हैं वो ज्वाइन करें एक दूसरे को। एज्यूम दैट कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम्स ऑकर आफ्टर ज्वाइनिंग एंड पॉल्यूटेंट इज अ कंजर्वेटिव सब्सटेंस। मतलब हमने एज्यूम किया है कि जो कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है स्ट्रीम्स की वो ज्वाइनिंग के बाद हो रही है, और बाद में पॉल्यूटेंट क्या हो रहे हैं वहाँ पे कंजर्व, मतलब कांस्टेंट हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं। ठीक है, द डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू स्ट्रीम, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, इसमें हमें डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन निकालने की, मतलब जब वो पॉल्यूटेंट्स नीचे जाके कंजर्व हो गए हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस F1, C1 इंटू F1 प्लस C2 इंटू F2 ओवर F1 प्लस F2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन पहली स्ट्रिंग की 15 है, सेकेंड की कितनी है 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसी वैल्यूज रख देंगे, C1 की कितनी हो गई 15 इंटू F1 क्या हो गया फ्लो रेट 20। ठीक है, तो 20 mg पर लीटर, mg per mg 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी। एंड देन सेकेंड स्ट्रीम का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 50। ठीक है, mg पर लीटर इंटू इसका फ्लो रेट कितना हो गया 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन फ्लो रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रीम प्लस फ्लो रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रीम। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 mg पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर होता है, ओके, सो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर हमारी लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे मतलब सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे हाइट, हमारे हाइट के साथ साथ अगर हमारा हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस वगैरह होते हैं, तो इसीलिए उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होता है हाइट के साथ। देन नेक्स्ट आता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर को डिफाइन करता है ट्रोपोपॉज, जो एक लेयर बनाता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ओके, देन स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसमें टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है हाइट के साथ, यहाँ पे हाइट के साथ टेम्परेचर इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, ठीक है, अर्थ को, तो इसीलिए उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ। देन आ गया स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज इज सेम एज ट्रोपोपॉज, कांस्टेंट टेम्परेचर, बट इट इज बिटवीन मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। देन मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप देख रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सोलर जो सोलर रेडिएशन आ रही होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन उनका बहुत कम होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इतना नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये कोल्डेस्ट माना जाता है रीजन। ठीक है, देन मीसोपॉज as same as tropopause and stratopause, so इसमें भी टेम्परेचर क्या हो रहा है कांस्टेंट है। ठीक है, देन ये मीसोपॉज है बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर, तो इसमें थर्मोस्फेयर में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि वहाँ पे अच्छा इसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 एटलीस्ट पता है -2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर। कितना होता है? -2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है थर्मोस्टेट, ठीक है। और फिर इसके ऊपर यहाँ पे आयंस एक्सचेंज भी होते हैं, तो आयंस एक्सचेंज होते हैं तो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम मतलब जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो आयनोस्फीयर में ही होती है। देन एक्सोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर में सैटेलाइट ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं। देन मैग्नेटोस्फीयर भी गिना जाता है, यहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फीयर में कितना टेम्परेचर होता है? ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर होता है 50 to 60, आप देख रहे हो ना यहाँ तक है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फीयर में। और हाइट देखेंगे तो हाइट होती है 10 to 12 किलोमीटर, ये हाइट है, दिस इज हाइट, ठीक है, दिस इज हाइट एंड दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, तो ये तो सही है, इंक्रीज हो रहा है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर हो गया टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है कि टेम्परेचर दोनों का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेसोस्फेयर तो बताया था कोल्डेस्ट रीजन होता है एंड ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन ट्रोपोपॉज, अब ये तो गलत है, ट्रोपोपॉज में लोएस्ट टेम्परेचर थोड़ा है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है? ये मेसोपॉज में है, मेसोस्फेयर में है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो हम इसीलिए इनकरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। देन फोर्थ ऑप्शन पे पढ़ लेते हैं, लैप्स रेट, इसे बोले लैप्स रेट डिटरमाइन द वर्टिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है हाइट भी चेंज हो रही है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट होता है दैट इज लैप्स रेट। मैं इसको अलग से भी एक क्लास लूँगी लैप्स रेट की, तो उसमें बताते हैं आपको कि ये होता क्या है, ठीक है। फॉर जनरल rate of change of temperature with height is lapse rate, okay. Next question is about which of the following is true in context of enthalpy, internal energy, pressure and volume of a thermodynamic system। पहले तो आप मुझे बताओ thermodynamic system क्या होता है? thermodynamic system क्या होता है? ये कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, एक सिस्टम होता है बस, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हीट, एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। एनर्जी और मास का कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा होता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी सम होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है उसका सम प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम पड़ रहे हैं दैट इज द प्रोडक्ट। सो इन अ सिस्टम, सो एंथैल्पी क्या हो गई? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। So in a system contained so as to prevent mass transfer को बचाने के लिए for processes at constant pressure, heat absorbed or released equals the change in enthalpy, मतलब जो भी change हो रहा है enthalpy में that is equal to heat absorbed or released, जितनी heat absorb हो रही है release हो रही है that is equal to the change in enthalpy। So हम enthalpy को किससे denote करते हैं H से करते हैं, internal energy U, pressure P and volume V, okay। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। आंसर इज 2। नेक्स्ट, द एथिकल व्यू व्हिच आर्ग्यूज दैट एनी रिसोर्स ऑफ नेचर is meant for human consumption or use is termed as, see, stewardship is not related to environment or to the use or consumption, it is about rewarding something, ठीक है। इकोसेंट्रिक क्या होता है? इकोसेंट्रिक होता है जो नेचर सेंटर्ड होता है, मतलब जिसमें हम नेचर पे फोकस करते हैं रेदर देन ह्यूमन सेंटर्ड, ठीक है। बायोसेंट्रिक होता है जो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है, कि मतलब हमारा अर्थ कैसे वर्क करता है इस पे फोकस कर रहा है, दैट इज बायोसेंट्रिक। एंड यूटिलिटेरियन क्या हो गया? यूटिलिटेरियन मतलब किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एथिकल व्यू से हम क्या बोलेंगे उस चीज़ को? यूटिलिटेरियन, जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉडर्स वगैरह हुए, फॉरेस्ट में लोकल पीपल कितने सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को भी इनफेक्ट लोग खाते हैं, ठीक है। तो दैट इज फॉर यूटिलिटेरियन
यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इकोसेंट्रिक का एग्जांपल है, जो नेचर सेंटर्ड है उसका एग्जांपल है स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग क्या करता है, स्ट्रिप माइनिंग हार्म तो करता है एनवायरनमेंट को, लेकिन वो एक नेचुरल रिसोर्स की तरह भी एक्ट करता है, that is available to human population that need them. Ecocentrists would argue that because this is so harmful for the environment, it is immoral. So therefore जो environmentalist policies होती हैं वो भी उन्होंने बोला है कि वो भी ecocentric होते हैं नेचर में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म के एग्जांपल देखते हैं। तो बुद्धा's इंजंक्शन, मतलब बुद्धा जी ने बोला था कि वन शुड नॉट किल अ लिविंग बीइंग नॉर कॉज इट टू बी किल्ड। मतलब एक किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी लिविंग बीइंग को, जो जीता जाता है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, उनको मारनी नहीं चाहिए। नॉर कॉज इट टू बी किल्ड, नॉट शुड वन इंसाइट अनदर टू किल। मतलब किसी को उकसाना भी नहीं चाहिए मारने के लिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, और उसका कोई कॉज भी नहीं होना चाहिए मारने का। डू नॉट इंजर एनी बीइंग इधर स्ट्रॉन्ग और वीक इन द वर्ल्ड। और हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ठीक है। उन्होंने ये बोला। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बस बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये बायो सेंट्रिज्म स्टेटमेंट है, जो क्या कर रही है, जो फोकस कर रही है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें ना किसी को, मतलब नेगेटिव नेगेटिव फोकस करें कि नेगेटिव चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ऑर्गेनिक स्पीशीज इज और आर इनसॉल्युबल इन एसिड और एल्कलाई, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है दैट फॉर्म्स इन सॉइल व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डिकेज। मतलब जब प्लांट और एनिमल मैटर डिके करते हैं, मतलब जब वो डिग्रेड होते हैं, ठीक है, जब वो डिग्रेड होते हैं प्लांट और एनिमल मैटर, ठीक है, या डिके करते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे ह्यूमस फॉर्म होता है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ह्यूमस है, दिस इज ह्यूमस, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जैसे कि प्लांट, व्हेन प्लांट ड्रॉप लीव्स twigs एंड अदर मटेरियल टू द ग्राउंड, इट पाइल्स अप। मतलब जब प्लांट से लीव्स वगैरह झड़ती हैं, twigs मतलब वो जो लकड़ी होती है ना छोटी छोटी, वो जब वो सब चढ़ते हैं ग्राउंड पे आते हैं, तो वो एक तरह से पाइल अप हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लिटर बोलते हैं, ठीक है। लीफ लिटर कहाँ पे ज़्यादा होता है, पोल्स में, पोलर एरियाज में लीफ लिटर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे डीकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, इसीलिए पोलर एरियाज में लीफ लिटर ज़्यादा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, ये हम बताते हैं कि इससे सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, सॉइल प्रोडक्ट और सैंपल लिया हमने, अब उसको क्या किया, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कराया एल्कलाई से, ठीक है। जब हमने एक्सट्रैक्ट करा एल्कलाई से, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया, दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन जो इनसॉल्युबल होता है एसिड और एल्कलाई में, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको, ठीक है। फिर हमने उसको ट्रीट किया, जो हमारे पास बचा हुआ प्रोडक्ट था उसको हमने ट्रीट किया सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के साथ ट्रीट किया एंड एक्सट्रैक्ट विद एसिड, एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास दो इंटरमीडिएट्स आ गए, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमिक एसिड इनसॉल्युबल होता है, किसमें, बेस में इनसॉल्युबल होता है, उसको हम री डिसॉल्व करते हैं बेस के साथ और इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो क्या निकल के आता है हमारे पास, ब्राउन ह्यूमिक एसिड सॉल्युबल। मतलब ये सॉल्युबल होता है बेस में, इनसॉल्युबल होता है एसिड में, ठीक है। तो ये क्योंकि हम इसको री डिसॉल्व करते हैं बेस के साथ, तो इसीलिए ये बेस में सॉल्युबल होता है, ठीक है। देन फल्विक एसिड, फल्विक एसिड जो होता है वो दोनों में सॉल्युबल होता है, बेस और एसिड में। इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से प्रोडक्ट निकल जाता है फल्विक एसिड, जो दोनों में सॉल्युबल होता है। हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये सब हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, देन नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चंस के, कि कौन सा पूछा क्या था, कौन सा इनसॉल्युबल है एसिड और एल्कलाई में। तो फल्विक एसिड हमने देखा कि दोनों में सॉल्युबल है, ठीक है। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, एक में सॉल्युबल एक में इनसॉल्युबल। तो जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन इनसॉल्युबल होता है, ये देखो ह्यूमन निकल रहा है ना यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट, तो ह्यूमन इनसॉल्युबल है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा ह्यूमन, और बहुत ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमन तो हो नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
is not correct with regard to the chemical analysis by flame photometer. पहले हम समझ लेते हैं कि flame photometer क्या होता है. ठीक है. Flame photometer an instrument used in inorganic chemical analysis. ठीक है, to determine the concentration of certain metal ions, among them sodium, potassium and calcium and lithium. ठीक है, मतलब फ्लेम फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मेटल आयंस के कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. फ्लेम फोटोमेट्री बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट emitted when a metal is introduced into a flame. फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है, ये बेस्ड होता है कि जब किसी मेटल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लेम में, when a metal is introduced into flame, तो उससे जो लाइट एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं हम थ्रू फ्लेम फोटोमेट्री. ओके, नाम से पता कर सकते हैं आप कि फ्लेम इज जो आग जल रही है. फोटोमेट्री में फोटो क्या होता है, लाइट. ठीक है, तो लाइट जो एमिट हो रही है. ठीक है, तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्लेम फोटोमेट्री. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्लेम फोटोमेट्री एंड आई विल शो यू कि कैसे एक्सपेरिमेंट उसका होता है. ओवरव्यू ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. सो इसमें क्या आयंस है, सी यहाँ पे आयंस सॉल्यूशन में वो थ्रू एस्पायरेशन वो एरोसॉल की फॉर्म में आ गए, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ गए. तो जब उनका वेपराइजेशन किया फ्लेम में, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच हो गए. ठीक है, मॉलिक्यूल्स एयर में आ गए. ठीक है, वो अटैच हो गए. फिर उनका क्या होता है, उनका थर्मल डिसोसिएशन होता है. थर्मल डिसोसिएशन मतलब हीट के थ्रू उनको अलग अलग करते हैं. तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. वो थर्मल डिसोसिएशन अलग अलग हो गए. यहाँ पे एक हो गया, मॉलिक्यूल बन गया एक. ठीक है, फिर वो थर्मल डिसोसिएशन के थ्रू अलग हो गए हैं, ग्राउंड स्टेट पे आ गए हैं. फिर क्या होता है, जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं. ठीक है, और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए तो जो उनसे एनर्जी एमिट हो रही है एज लाइट, वहाँ से क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो वहाँ से एनर्जी एमिट होती है. ये पढ़ा था ना हमने कि जब वो इंट्रोड्यूस जब हो गए फ्लेम के साथ तो लाइट एमिट होती है, एनर्जी एमिट होती है एज लाइट. सो वो बैक टू ग्राउंड स्टेट पहुंच जाते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि विच इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. द इंटेंसिटी ऑफ द कलर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट. कि मतलब जो इंटेंसिटी आ रही है कलर की वो हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. मतलब यहाँ से जो आयंस है सॉल्यूशन में, फिर वो एस्पायरेशन हुआ तो उसके थ्रू जो कलर आ रहे हैं, इंटेंसिटी जो आ रही है कलर की, वो एलिमेंट बता देती है हमें कि कौन सा है. देन वेवलेंथ ऑफ कलर आइडेंटिफाइज द एलिमेंट प्रेजेंट. वेवलेंथ बताती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. Ions absorb the energy from the flame and get excited. कि जो आयंस हैं, ये जो आयंस हैं निकले हैं वही तो एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्लेम से एनर्जी को और फिर एक्साइट हो जाते हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, है ना, एब्सॉर्ब जाते हैं और एक्साइट हो गए. फिर लिखा है व्हेन आयंस रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट. मतलब जब आयंस रिटर्न कर रहे हैं एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे तो वो एब्सॉर्ब करते हैं रेडिएशन. अब यहाँ पे क्या लिखा है, एब्जॉर्ब तो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं. वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो एमिट करते हैं रेडिएशन. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएफ वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल. आरएफ वैल्यूज क्या होता है, आरएफ वैल्यू होते हैं रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज. रिटेंशन फैक्टर मतलब क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज होती है कि मतलब कोई सॉल्यूशन है. ठीक है, उसमें सॉल्वेंट है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पानी है. ठीक है, मतलब एक ग्लास में हमने पानी लिया, दैट इज पानी इज सॉल्वेंट. ठीक है, और अगर हमने उसमें शुगर डाली, ठीक है, चीनी डाली, तो वो हो गया सॉल्यूट. तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है कि जो डिस्टेंस शुगर ने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज रिटेंशन फैक्टर. ठीक है, अब ये जो रिटेंशन फैक्टर होता है ये हमेशा, रिटेंशन फैक्टर हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है. कभी ये 1 से ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है रिटेंशन फैक्टर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू नॉट पॉसिबल है. ठीक है, 0.0 इज लेस देन 1, 0.5 लेस देन 1, 1.0 लेस देन 1, 2.0 इज नॉट लेस देन 1. तो इसलिए नॉट पॉसिबल बोला है, तो आंसर इज 4th. Then polar stratospheric clouds facilitate which of the following reactions in the development of ozone hole. इसमें बोला है कि जो polar stratospheric clouds होते हैं वो कौन सी reactions करते हैं जब ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है तब.
तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होती हैं. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर क्लाउड्स इन द विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 15,000 to 25,000 मीटर. मतलब 15,000 से 20,000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, विंटर्स में ये लूम टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को. कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? दे प्रोवाइड अ सरफेस. वो क्या करते हैं? एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जो कन्वर्ट कर देता है क्लोरीन को रिएक्टिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म में. ठीक है, एंड दे रिमूव नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट मॉडरेट द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन. मतलब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिमूव कर देता है जो इम्पैक्ट होता है ना, जो क्या करता है, जो इम्पैक्ट होता है क्लोरीन का, उसको मॉडरेट कर देता है, कम कर देता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं कि इसमें मुझे विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, मतलब कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बिना क्या रिएक्शन होती है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन एटम होते हैं. ठीक है, स्टेबल होते हैं, और एटमॉस्फेयर में क्लोरीन एटम्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में. तो वो जब ओजोन के साथ, अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, तो वो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ClO फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब वो एटमॉस्फेयर में NO2 गैस भी होती है, तो वो NO2 गैस के साथ रिएक्ट करके ClO रिजर्वायर बना देते हैं. ठीक है, NO2 गैस का सोर्स जैसे कि व्हीकल्स वगैरह हो गए, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह की, सब जगह से NO2 का सोर्स हो सकता है, मतलब एमिट होती हैं ये गैसेस. ठीक है, देन Cl, जब क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो वो HCl फॉर्म करता है. ये है विदाउट, मतलब जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ये तब की रिएक्शन है. और जब फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, अभी हमारे पास ये रिजर्वायर हो गया ClO और एक HCl हो गया. तो जब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड होता है एटमॉस्फेयर में, तो जब उसकी प्रेजेंस में ClO HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो Cl2 जो होता है ना वो अलग हो जाता है. मतलब क्लोरीन एटम ClO प्लस HCl प्लस HNO3, तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन एटम अलग हो जाता है. ठीक है, अब वो क्लोरीन एटम फिर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और सिंगल Cl एटम्स बना लेता है. ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO प्लस O2 बना लेता है. ठीक है, नेक्स्ट में भी ClO प्लस O2 हो गया. ठीक है, ये रिएक्शन से फॉर्म करते हैं. अब इसमें हम देखते हैं. तो ऑप्शंस क्या है, Cl2 प्लस HV क्या होता है, फोटो डिसोसिएशन गिव्स 2Cl. तो ये रिएक्शन तो हमने देखा कहीं फॉर्म नहीं हो रही है. ClO प्लस NO2 प्लस M क्या होता है, एनी थर्ड बॉडी. ये भी कोई थर्ड बॉडी वहाँ पे इंक्लूड नहीं है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में, आपने देखा. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ClO प्लस ClNO3 प्लस HCl गिव्स Cl2 प्लस HNO3. ये तो बन रहा था ना, जब Cl और NO3 रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, Cl2 प्लस HNO3. ये Cl2 और ये HNO3 बन रहे थे. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बोलता है कि Cl प्लस ओजोन, जब क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ClO और O2 फॉर्म करता है. ये भी ट्रू है, तो इसमें दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं, तो इसलिए दोनों आंसर्स हो जाएंगे इसके. ठीक है, इसमें क्या होता है कि विद पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक ना, मतलब ClO और NO2 रिएक्ट, ClO NO2 और HCl रिएक्ट करते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है. समझ गए. नेक्स्ट होता है अबव द अर्थ सरफेस 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक मास इज कन्फाइंड विद इन फर्स्ट. कि मतलब इसमें बोला है कि अर्थ सरफेस के ऊपर 90% जो टोटल एटमॉस्फेरिक मास होता है वो कहाँ पे होता है, विद इन फर्स्ट. ठीक है, कितने किलोमीटर्स में होता है. सो जो हमारा टोटल एटमॉस्फेरिक मास होता है ना, 99% होता है वो विद इन 32 किलोमीटर्स में होता है. ठीक है, विद इन 32 में क्या क्या आ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर हो गई जो लोअर मोस्ट लेयर थी. ट्रोपोस्फेयर कितनी होती है, 0 to 12 किलोमीटर बताया मैंने आपको. ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर होती है 13 to 50 किलोमीटर. तो इसमें विद इन 32 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेरिक मास होता है. ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 80% होता है विद इन 12 किलोमीटर, 19% होता है विद इन 32 किलोमीटर एंड 1% मेसोस्फेयर में भी होता है एटमॉस्फेरिक मास. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 90%. सी, अब 80% है 12 किलोमीटर, 19% है 32. अब इसने बोला है 90%, 90% में 5 किलोमीटर तो आएगा नहीं. ठीक है, वो तो 80% से भी कम हो जाएगा. देन 10 किलोमीटर भी नहीं आएगा क्योंकि 12 किलोमीटर तक 80% है. 30 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 32 किलोमीटर तक तो 99% है. तो इसका आंसर ऑल्टरनेटिवली 20 किलोमीटर आ जाएगा. ठीक है, तो इन जनरल एटमॉस्फेयर में मास कितना होता है, 5.5 इंटू 10 की पावर 18 kg होता है.
इतना केजी हमारे एटमॉस्फेयर में मास होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 क्वार्टर। जो 1/3 क्वार्टर होता है इसका एटमॉस्फेरिक मास का, वो 11 किलोमीटर, मतलब अर्थ 11 किलोमीटर का अंदर ट्रोपोस्फेयर तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कार्बन लाइन क्या होती है? कार्बन लाइन होती है जो एक बॉर्डर होती है जो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को डिवाइड कर रही होती है, दैट इज कार्बन लाइन। और ये 100 किलोमीटर पे होती है, ठीक है। एंड और 1.57% ऑफ अर्थ रेडियस कवर कर रही होती है कार्बन लाइन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर देना एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF. Thank you so much. Thank you guys.